नमस्कार दोस्तों। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो एक एनआरआई डिपॉजिट्स की बारे में बात हो रही है, जो एक एनआरआई से इंडियन बैंक्स डिपॉजिट ले रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है, जो पिछले अराउंड 3-4 मंथ्स में इंडिया का जो है टोटल जो है फॉरेक्स रिजर्व अराउंड 30 बिलियन यूएस डॉलर से रिड्यूस हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ जो रुपी पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और पिछले आपने कई न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, जो रुपी का वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या डेप्रिसिएट हो रहा है, और अराउंड $1 वो अराउंड 96 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो इंडिया पे के रुपी पे जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। कई बार पहले भी इंडिया के रुपी पे प्रेशर बढ़ा है। एज फॉर एग्जांपल 1998 में जब क्या हुआ, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इंडिया ने एक लॉन्च किया रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड स्कीम। सिमिलरली जब 2000 में दोस्तों क्या हुआ, जो ऑयल क्राइसिस आया, तो उसमें भी हमारा रुपी में डेप्रिसिएशन आया था, तो उस समय भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया। उसी तरह से सिमिलरली जब 2013 में जो आप कहते हैं टेपर टेंट्रम का सिचुएशन आया था, जो काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ था, एफडीआई का आउटफ्लो हुआ था इंडिया में, तो उसके कारण भी इंडिया ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंकिंग स्कीम्स, जिसके द्वारा क्या हुआ, इंडिया में डॉलर काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में आया और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व स्टेबलाइज हुआ, और साथ साथ रुपी भी क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या इंडिया को अब प्रेजेंट में ऐसे ही कोई डॉलर बॉन्ड स्कीम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, या अभी अभी वो सिचुएशन नहीं आया है जो डॉलर बॉन्ड को इशू किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करते हैं जो व्हाट इज डॉलर बॉन्ड इशू। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम फॉरेन कंट्री से क्या कहते हैं, डॉलर को रेज करते हैं एज ए डेट या इक्विटी के रूप में करते हैं, तो डॉलर बॉन्ड इशुएंस कहलाता है। तो बेसिकली अभी का जो हमारा सिचुएशन है वो देखिए, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो सीएडी की बात करते हैं, वो अराउंड 2% ऑफ द जीडीपी के आसपास फाइनेंशियल ईयर 2027 में होने वाला। पहले 2026 में 1% था। और दोस्तों इसी तरह से जो हमारा जो डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी अराउंड 60 टू 70 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट होने के चांसेस हैं। जो पिछले 3 साल से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में ही जा रहा है या डेफिसिट में हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इंडियन रुपीस पे प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में हमें नए डॉलर्स की जरूरत है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है जो क्या डॉलर बॉन्ड को इशू करने की जरूरत है। तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में। जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज ही हो रहा है, और ऐसा एज्यूम किया जा रहा है जो पेट्रोल का प्राइसेस और टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा। और आपको पता ही होगा जो इंडिया अपना मोर देन 80% ऑफ द ऑयल करता है इंपोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में क्या है, डॉलर की डिमांड और बढ़ते ही जाएगी, तो ऐसे में रुपी और ज़्यादा डेप्रिसिएट ही होगी। तो दोस्तों क्या ये क्वेश्चन उठ रहा है, जो क्या गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा क्या डॉलर बॉन्ड इशू करने की जरूरत है या नहीं। तो इसको समझने से पहले जो पहले के जो सिचुएशंस थे, जैसे जैसे 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए। इसी तरह 2000 में जो ऑयल क्राइसिस आया था, तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, उसको समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे जो क्या डॉलर बॉन्ड इशू करने की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों ये जो देखिए 1998 में जो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया, तो उसके कारण क्या हुआ, जो काफ़ी तेज़ी से जो एशिया के डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे साउथ कोरिया, उस सब से क्या हुआ, या उनका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी उन्होंने 100% कर दिया था, तो उसके कारण काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ, डॉलर का आउटफ्लो हुआ। तो कई सारे कंट्रीज में वहाँ एशिया में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसका इफेक्ट इंडिया पे भी दिखा। सिमिलरली 1998 में क्या किया, इंडिया ने पोखरण टेस्ट किया था, तो उस सब के कारण यूएसए के द्वारा भी क्या किया गया था, अलग अलग तरह के इंपोजिशंस और सेंसस लगाया गया था। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पे इसके कारण काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया था। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड स्कीम कहने का मतलब ये हुआ, जो एनआरआई से डॉलर के रूप में क्या किया जाए, फंड लिया जाए, और उसको जो एक पर्टिकुलर टेन्योर पीरियड के बाद उन्हें वापस किया जाएगा। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब एनआरआई को जो मान लीजिए यूएस के मार्केट में जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट रेट जब देंगे, तभी कोई एनआरआई भी यहाँ पे इंडिया में अपना डिपॉजिट करेगा। तो गवर्नमेंट ने यही किया, जो कई सारे बेनिफिट्स दिए, ताकि क्या उसके जो एनआरआईज हैं वो इंडिया में क्या करे, इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, और इंडिया में बॉन्ड में अपना इन्वेस्ट कर सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कई सारे बेनिफिट्स दिए गए थे। जैसे आप यदि देखा जाए तो एनआरआईज के लिए
जो उन्होंने क्या किया था, जो 5 ईयर का टेन्योर पीरियड दिया था, जो उन पे कोई एक तरह का जो बॉन्ड इशू होगा तो उससे जो बेनिफिट्स होगा उस पर कोई एक तरह का टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद वो इंटरेस्ट आप एनुअली भी ले सकते थे, हाफ ईयरली भी ले सकते थे। दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स गिवन बाय द इंडिया टू द एनआरआई। तो उसके कारण क्या हुआ, जो काफी ज्यादा इंडिया में क्या हुआ, डॉलर का इनफ्लो बढ़ा और अराउंड अराउंड 4 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया ने बहुत ही अराउंड 3 वीक्स में ही 4 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो इंडिया में बढ़ा। तो उसके कारण फॉरेक्स रिजर्व में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। तो इस तरह के स्टेप्स लिया गया था जब 1997 में क्या हुआ था, जो ग्लोबल एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था उसके बाद इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे क्या हुआ था, प्रेशर बढ़ा था। तो इंडिया ने इस तरह के रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। तो आप यदि आप देखें तो ये क्या था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सब कुछ कुछ बेनिफिट्स है। तो बेसिकली कोई भी, मान लीजिए कोई भी आप डॉलर रिलेटेड डॉलर बॉन्ड इशू करेंगे तो जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या एनआरआई को जब तक ज्यादा रिटर्न न देंगे तब तक वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न ज्यादा दिया गया था, तो इसके कारण इतना इनफ्लो हुआ। तो इस तरह से इंडिया ने इस तरह के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था या फॉरेक्स रिजर्व पे जब प्रेशर बढ़ रहा था तो उसको इस तरह से सॉर्ट आउट किया था। तो दीज आर द सम ऑफ द टैक्स एडवांटेज, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट ऑप्शंस, ट्रांसफरेबिलिटी फीचर्स। मतलब आपको यहाँ किसी इंडिया में रेजिडेंट है उसको भी गिफ्ट के रूप में ये रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड आप उसको गिफ्ट के रूप में दे सकते थे। तो इंटर ऑपरेबिलिटी या इंटर ट्रांसफरेबिलिटी था। तो कई सारे फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट्स दिया गया था जिसके कारण क्या हुआ, जो इसके कारण 4 बिलियन यूएस डॉलर का क्या हुआ, इंडिया में इनफ्लो आया था। तो दैट इज द वन थिंग। तो इससे हमें यह सीखने को मिला कि उस समय में जब फाइनेंशियल क्राइसिस या फॉरेक्स रिजर्व पे क्राइसिस बढ़ा तो इंडिया ने कैसे अपने एक स्कीम के द्वारा इसको यूज करके इंडिया ने अपने रुपये को स्टेबलाइज किया, फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज किया। सिमिलरली फ्रेंड, जो इसी तरह जब 2000 के आसपास में जो ऑयल क्राइसिस आया था तो उस समय में भी क्या हुआ, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, मतलब फॉरेक्स रिजर्व रिड्यूस होने लगा था। तो उस समय में भी गवर्नमेंट ने या आप कह सकते हो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया था, मिलेनियम डिपॉजिट्स, जो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स, उसके द्वारा क्या हुआ, जो अलग अलग टैक्स इंसेंटिव्स दिया गया ताकि आप इंडिया में आप क्या करो, डिपॉजिट करो और उसके बदले में आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो ये जो रिटर्न था ऑब्वियसली यूएस में जो उन्हें रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा मिले, और इस तरह से कई सारे उसमें बेनिफिट्स दिया गया था। तो उसके कारण भी जब 2000 में भी जब इस तरह के ऑयल क्राइसिस आया था तो इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को प्रिजर्व किया था या फॉरेक्स रिजर्व को इंप्रूव किया था। तो इससे हमें यह सीखने को मिल रहा है दोस्तों, जो क्या इंडिया को अभी प्रेजेंट में फिर इसी तरह के कुछ स्कीम्स लॉन्च करने की जरूरत है या नहीं। सिमिलरली फ्रेंड, जब 2013 में टेपर टेंट्रम, आप ये वर्ड ऑलरेडी हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, टेपर टेंट्रम, टेपरिंग मतलब जो फ्री करेंसी जो डॉलर का प्रिंटिंग हो रहा था उसे स्टॉप किया गया और बेटर उनको रिटर्न यूएस के मार्केट में ही मिलने लगा था। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया में जो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स का जो इनफ्लो था वो सडनली आउटफ्लो में कन्वर्ट होना, सडनली काफी ज्यादा इंडिया से बाहर जाने लगे। तो बेसिकली जब मान लिया वो अपना डॉलर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके इक्विवेलेंट रुपी का सप्लाई इंक्रीज करके जाएंगे, मतलब डॉलर अपना खरीदेंगे और रुपी दे देंगे उसके इक्विवेलेंट। तो उसके कारण रुपी का क्या हुआ, रुपी का फ्लो बढ़ा तो उसके कारण रुपी का वैल्यू घट गया। और तो इसीलिए फ्रेंड उस समय में अराउंड $1 जो अराउंड 60 था वो बढ़ के अराउंड 15 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ था इंडिया डॉलर और रुपी के कन्वर्जन में। तो वो उस टाइम पे भी इस तरह के प्रॉब्लम आए थे 2013 में। तो उस समय में गवर्नमेंट्स ने क्या लॉन्च किया स्कीम जिसके द्वारा ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा था रुपी का उसे काफी हद तक रोका गया था। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की वो था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंकिंग स्कीम्स। उसके द्वारा क्या हुआ था, जो डिपॉजिट्स तो ऑब्वियसली एनआरआई पहले भी कर रहे थे तो डॉलर में वो डिपॉजिट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आरबीआई ने एक बैंक्स को एक स्पेशल फैसिलिटी दिया जिसको बोलते हैं स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, स्वैप रेशियो एक तरह से क्या होता है, जो आपको क्या कह सकते हैं, जो फ्यूचर का जो एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो फ्यूचर में मान लीजिए वोलेटिलिटी आएगा रुपी और डॉलर के कन्वर्जन में उसके अगेंस्ट हेजिंग प्रोवाइड करता है। ये स्वैप रेशियो बेसिकली वही है। तो जो पहले जो स्वैप रेशियो था वो अराउंड 6% के आसपास था, और इस स्कीम के द्वारा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक स्वैप रेशियो स्कीम्स के द्वारा क्या हुआ, जो स्वैप रेशियो को रिड्यूस किया गया, जो 6.5 था उसे अराउंड 3 to 3.5 रखा गया।
तो उसके कारण जो बैंक है उसे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिला, क्योंकि स्वैप रेशियो के कारण क्या होता था, जो उन्हें हमेशा फ्लेक्स, उन्हें हमें हेजिंग का जो डर था वो खत्म हो गया, उसके बाद उन्हें जो बेटर रिटर्न मिलने लगे। तो इस आरबीआई के इस इनिशिएटिव्स के कारण जो है एनआरआई को भी बेनिफिट्स हुआ और उसके साथ साथ बैंक को भी बेनिफिट्स हुआ। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जो ये स्कीम्स दो पार्ट में था, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक स्वैप रेशियो, एक तो था जो एनआरआई के लिए था और दूसरा था जो बैंक्स बाहर से भी जो आप फंड लेके आओगे तो उस पे भी आपको स्वैप स्वैप रेशियो का बेनिफिट्स मिलेगा। तो उसके कारण इंडिया में क्या हुआ, काफी ज्यादा इनफ्लो बढ़ा, किसका, डॉलर का। वो बैंक्स भी क्या हुआ, काफी हाई हाई वे से क्या किया है, काफी ज्यादा बाहर से फंड लाए या लोन के रूप में, ताकि क्या हो, उसके जो स्वैप रेशियो कम है, यदि कोई हेजिंग, यदि फ्लक्चुएशन ज्यादा भी होगा तो क्या होगा, आरबीआई विल टेक केयर ऑफ दैट वन, क्योंकि हमने उसके साथ एग्रीमेंट ले रखा है। तो ये जो दो स्कीम्स था, जो आप देखिएगा, जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक के पास, तो एक तो था जो एनआरआई के लिए अलग था और एक दूसरा था एक नॉर्मल, आप कहीं से भी लोन लेके आइए तो गवर्नमेंट या आरबीआई विल प्रोवाइड द सच टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो इसके कारण इंडिया में जो ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था, उसके कारण इंडिया में क्या हुआ, काफी तेजी से डॉलर का इनफ्लो बढ़ा। जो बैंक्स को बोला गया जो आप बाहर से लाइए डॉलर और ये वो उससे स्वैप रेशियो से क्या करिए, डॉलर आरबीआई को दे दीजिए, उसके इक्विवेलेंट रुपी ले लीजिए और उसका मान लीजिए टेन्योर 3 ईयर है, तो 3 ईयर तक डॉलर किसके पास रहेगा, इंडियन आरबीआई के पास, और आपके पास इसके कारण लिक्विडिटी भी बढ़ी, क्योंकि रुपी का इनफ्लो हुआ और उस रुपी को आप लेंडिंग पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कीजिए और आफ्टर 3 ईयर आप इसको वापस मेरे से लीजिए और वो आप जो एनआरआई है या कोई बाहर से जहां से आपने लोन लिया उसको वापस दे दीजिए। तो इस तरह की फैसिलिटी के कारण क्या हुआ ना, पूरे बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस आया और उसके कारण सडनली क्या हुआ, इंडिया में डॉलर का इनफ्लो बढ़ा और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था, जो अराउंड 30 to 35 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इंक्रीज हुआ। तो ये इसके कारण ओवरऑल इंडिया का रुपी एक तरह से क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। तो ये दोस्तों अभी तक हमने 3 स्कीम के बारे में बात किया, एक रिसर्जेंट इंडिया, सेकंड वाज द डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में बात किया था, थर्ड इज द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंकिंग स्कीम। तो आपने देखा जो ये 3 तरह के जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर इंडिया पे होने लगता है तो इंडिया कुछ ना कुछ इस तरह के स्कीम्स लॉन्च करते हैं ताकि डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाया जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि देखा जाए तो ये तीनों स्कीम्स काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, जो इसके कारण क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, डॉलर का इनफ्लो बढ़ा और फॉरेक्स रिजर्व हमारा इंक्रीज हुआ और उसके कारण रुपी एक तरह से स्टेबलाइज हुआ। तो दैट इज द पॉइंट। तो क्या अब ये क्वेश्चन ये रेज हो रहा है, जो क्या इंडिया को इसी तरह से अब डॉलर बॉन्ड इशू करने की जरूरत है, ताकि क्या हो, उसके जो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर्स हो वो क्या करे, बाहर से लोन के रूप में या किसी फॉर्म में क्या कर सके, डॉलर को लाए और उसके कारण जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो और रुपी क्या हो, स्टेबलाइज हो। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो ये फॉरेन करेंसी फंडिंग स्वैप रेशियो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब नाउ ये प्रॉब्लम्स ये है जो इसके बारे में, हाँ, जो अब क्या है, जो अभी के समय में क्या इंडिया को इसी तरह के इस तरह के कोई स्कीम्स लॉन्च करने की जरूरत है या नहीं। तो यहाँ पे एक कैच पॉइंट ये है, जो जिस टाइम पे ये सब स्कीम लॉन्च किया गया था उस समय में जो बॉन्ड यील्ड था या आप कह सकते इंटरेस्ट रेट था, वो इंटरनेशनल मार्केट में लो था। तो मान लीजिए वहां पे इंटरेस्ट रेट आप यदि आप देखें तो अराउंड 1.623% था। मान लीजिए 2013 का ही हम डिस्कस करें तो बैंक्स ज्यादा रिटर्न पे वहां से लोन ले सकती थी या एनआरआई काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए। लेकिन आज के डेट में क्या है, जो ऑलरेडी जो है जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बॉन्ड यील्ड या इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है, वो अराउंड 4.5 टू 4.6% है। तो ऐसे में यदि आप ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपको उससे ज्यादा देना होगा, तो बर्डन ऑन द गवर्नमेंट और बर्डन ऑन द बैंक्स और बर्डन ऑन द आरबीआई विल इंक्रीज। तो ऐसे में ये क्वेश्चंस बार बार रेज किया जा रहा है, क्या इस तरह के बॉन्ड इशू करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि यदि आज के डेट में ऑलरेडी यूएस मार्केट में वो ज्यादा रिटर्न पा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया का क्या है, यदि आप बॉन्ड इशू करते हैं तो इट्स ट्रू जो इसके कारण मान लीजिए इनफ्लो बढ़ेगा, लेकिन उसके कारण प्रॉब्लम्स क्या होगा, जो बर्डन ऑन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज। तो ऐसे में अब ये गवर्नमेंट्स या आरबीआई को क्या डिसीजन लेना चाहिए वो हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। जो आरबीआई इस प्रॉब्लम्स को, जो हमारा जो रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है उसको कैसे सॉल्व कर
सकता है। तो यदि आप देखिए, ये सब तो बेसिक बातें बात की, तो हम यदि कभी ऐसे एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, यदि आप इसके बारे में सोचिए, जो ये क्या डेवलप्ड कंट्री में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्या डॉलर और मान लीजिए यूरो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, जो हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, उसके कारण ही ये डॉलर और रुपी का कन्वर्जन का प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा। कई लोगों का ये सुझाव है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% कर दिया जाए, उसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये सब प्रॉब्लम उनसे एक फॉर द टाइम बिंग सॉल्व हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस यही है, जब तक इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा, तब तक ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। तो हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी का, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा, तब तक ये डॉलर रुपी का कन्वर्जन का प्रॉब्लम हमेशा लगा ही रहेगा। क्योंकि आप दोस्तों, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड है, यदि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा होगा। एज फॉर एग्जांपल, चाइना तो फोर्सफुली अपने रुपी अपना उनका जो अपना करेंसी है उसको डिवेल्युएट करता है, ताकि क्या उसके एक्चुअली वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, तो उनका डिवेल्युएशन से उन्हें कोई और ज्यादा तक उन्हें बेनिफिट्स ही होता है, ना कि उन्हें उसका नुकसान होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। जो डॉलर बॉन्ड इशू करने से ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हमारा फॉरेक्स रिजर्व प्रिजर्व हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हो, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, या आप कह सकते हो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे ग्रोथ किया जा सकता है, एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एफिशिएंसी पे कैसे बात किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को ये सब मेजर स्ट्रक्चरल हमारे इकोनॉमी के प्रॉब्लम है। ये जब तक नहीं सॉल्व होगा, तब तक फॉर द टाइमिंग इस तरह के स्कीम्स के द्वारा आप कर सकते हो, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड फर्स्ट फिक्स योर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे इंडिया को कई बार आपने सुना होगा फ्रेगाइल 5 का पार्ट बनते, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एफडीआई पे ज्यादा डिपेंडेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे। तो ऐसे में जब तक एफडीआई एफआईआई आ रहा है, तब तक वेल एंड गुड है। जब आना बंद हो गया या इंडिया जब जाने लगता है, तो हमारी रुपी क्या हो जाती है, डेप्रिसिएट होने लगती है, उसके कारण फिर इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। और इसी तरह जैसे एक कॉन्सेप्ट और है दोस्तों, जो हम तीन चीजों को एक साथ फिक्स नहीं कर सकते, जो हमारा क्या हो, फिक्स एक्सचेंज रेट भी हो, फ्री फ्लो ऑफ मनी भी हो उसके, और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो, जो ट्राइलेमा के बारे में हम बेसिकली बात करते हैं, वो तीनों एक साथ नहीं पॉसिबल है। तो इंडिया को अपने क्या है, अपना जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उसको ज्यादा अभी सॉल्व करने की जरूरत है। फॉर द टाइमिंग दे कैन इशू द डॉलर बॉन्ड और एनी अदर इनिशिएटिव्स to attract the dollar and preserve the forex reserve, but for the long time we have to take into the solutions like the solving the structural problems of our economy that can going to help you। तो इस तरह से दोस्तों, आज की क्लास में जो हमने बेसिकली डिस्कस किया है, वो ऑलरेडी हमने देखा, जो यदि इस तरह के फॉरेक्स रिजर्व पे क्राइसिस आए, यदि हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो जाए, तो गवर्नमेंट्स ने कई बार या आरबीआई ने इंटरवेंशंस किया है, और साथ साथ क्या है, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को भी बढ़ाया है और रुपी को भी स्टेबलाइज किया है। तो फॉर द टाइमिंग ये कहा जा सकता है, जो इस तरह के गवर्नमेंट्स को या आरबीआई कुछ स्कीम्स लेके आएगी, ताकि क्या हो सके, हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाया जा सके और डॉलर के कंपैरिजन में रुपी को स्टेबलाइज किया। हाँ, तो फॉर द ऐसे में क्या है, बॉन्ड इशू किया जा सकता है, डॉलर बॉन्ड इशू, ताकि डॉलर के इनफ्लो, लेकिन उसके लिए यही है, जो उसके साथ एक हिडन कॉस्ट ये है, जो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट्स को या आरबीआई को, बैंक को ज्यादा रिटर्न देना पड़ सकता है। तो ये अब इन सब चीजों को कंसिडर करके ही आरबीआई एक फाइनल डिसीजन ले सकती है, जो क्या होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वन।